नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान सुमित सर, विचित सर, पुण्येंदु जी और अखिलेश सर, आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में बाबा भी आने वाले हैं, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कुछ ही देर में, क्योंकि बाबा थोड़ा बिजी हैं। आज की चर्चा हम लोग महाराष्ट्र चुनाव को लेकर करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हर दिन एक नए नए नारे की उत्पत्ति हो रही है। अब कल आज जो अखबार है वहाँ पे एक विज्ञापन छपा, उसमें लिखा गया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उस पे तीनों पार्टियों का, जो भाजपा, शिवसेना और एनसीपी, तीनों पार्टियों का सिंबल बना हुआ है। महाराष्ट्र से हमारे रिपोर्टर रौनक ने रिपोर्ट भी की है इस पे। और हर दिन आप देखेंगे कि ये महाराष्ट्र का जो एंगल है उस पे खबर, पहले बटेंगे कटेंगे वाला एक बयान आया, उसके बाद उसका नया नया एक फडणवीस का बयान आया कि भाई वोट जिहाद है। हर दिन एक नया नया शब्द जुड़ता जा रहा है डिक्शनरी में, अलग अलग भाषा में। अब सवाल ये है सुमित सर, आप गए थे महाराष्ट्र, भाजपा की सहयोगी है अजीत पवार की पार्टी, लेकिन वो इसका समर्थन नहीं करती इन सब भाषणों का। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बीजेपी के नेताओं द्वारा उसको लगातार बोला जा रहा है। आपसी एक साथ लड़ने के बाद भी क्या टसल जैसा वहाँ प्रॉब्लम नहीं है क्या? जो उनके वोटर, एनसीपी के वोटर, वो फिर शिफ्ट नहीं होंगे बीजेपी के, या बीजेपी के वोटर जो है, अगर वो एनसीपी का यही स्टैंड रहा तो एनसीपी को शिफ्ट नहीं होंगे? तो जो शिफ्टिंग का, वोट का शिफ्टिंग जो होता है, जो सबसे बड़ी बात होती है इलेक्शन जब आप गठबंधन में लड़ते हो, वो इम्पैक्ट करेगा आपको लगता है वहाँ पे? देखिए, दो जवाब हो सकते हैं इस चीज़ को देखने के। पहली बात तो ये कि अगर बीजेपी और अगर सांप्रदायिकता की या कट्टर हिंदुत्व की बात कर रही है, बटेंगे तो कटेंगे को योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं हर मंच पे, और बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं, अब तो पोस्टर लग रहे खुलेआम हैं, बोल रहे हैं सब। खुलेआम हो रहे हैं। बीजेपी का ये जो मिनी चुनाव चल रहा है 2 राज्यों और कुछ सीटों पर उपचुनावों में, 50 सीटों पे सर। करीब 50 के आसपास, हाँ 50 ही सीटें उपचुनाव में, तो एक तरीके से मिनी चुनाव चल रहा है। तो बीजेपी का स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि उनको हिंदुत्व के कार्ड पर वोट चाहिए है। जी। पर महाराष्ट्र का इक्वेशन बहुत अलग है। महाराष्ट्र का चुनाव जो है, मेरे ख्याल से 94 या 95 के बाद से किसी भी एक पार्टी की सरकार वहाँ नहीं बनी है। पूर्ण Majority बहुमत मिला, हाँ। पूर्ण बहुमत तो कभी कभी पूर्ण की 90 के बाद 90 के पूर्ण बाद बहुमत से नहीं मिला। 90 आखिरी बार हाँ, वो 1990 कांग्रेस में जीती जो सरकार, उसके 1990 में बाद कांग्रेस को अकेले आई थी। हाँ उसके बाद उसके बाद वही तो 95 तक सरकार चली ना, उसके बाद से वही मैं कह रहा था, 95 के बाद से अब तक सरकार किसी की नहीं आई। और अभी तक तो 4 पार्टियां थी, अब 6 पार्टियां हो गई, मतलब एनसीपी और जो शिवसेना मुख्य का पार्टियां हैं। उनमें उनमें डिवाइड हो गया। तो ऐसे में एवरी वोट काउंट्स, हर वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ये पहला चुनाव विधानसभा का हो रहा है जहाँ पे 2-2 लाख 3-3 लाख की पॉपुलेशन वोटर के बीच में से एक एमएलए निकल कर आना है। इतनी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं कुछ, है ना। तो ऐसी स्थिति में हर वोट काउंट कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि मैं को एक वर्ग का वोट नहीं चाहिए, मैं सिर्फ हिंदुओं के वोटों की चिंता कर रहा हूँ, तो आपको तो वोट आपके मिल गए, पर आपके अलाइज को उसका नुकसान हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं कह रहा हूँ कि 2 जवाब हो सकते हैं, तो ये शायद रणनीति का हिस्सा है कि हम अपनी बात करेंगे, आप अपनी बात करो, सो दैट मैक्सिमम हमको वोट मिल जाए, मैक्सिमम लोग हमारे जीत के आ जाएं, ताकि संख्या हम 144 के ऊपर लेके चले जाएं, क्योंकि मेजॉरिटी पे मार्क वो है। वरना ये वाकई में वो ये आसान बात नहीं है आज की डेट में। अजीत पवार विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने विरोध कर दिया, अगर मैं एनडीए की बात करूं, मांझी साहब ने विरोध कर दिया, एक और कोई पार्टी की बात करता हूँ, साउथ की पार्टी कोई सी है, उसने विरोध किया, मैं भूल रहा हूँ। 4 बड़े सहयोगी जो बीजेपी के साथ केंद्र में सहयोग कर रहे हैं, वो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से, उस सोच से सहमत नहीं है। और इसीलिए मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने उसको बदला और मॉडिफाई करके कहा एक है तो सेफ है। उसको वो ज़्यादा बेहतर लगता है सुनने में कि एक है तो सेफ है, बजाय इसकी कि बटेंगे तो कटेंगे। उस चीज़ को लेकर बीजेपी के अंदर साफ साफ डिवाइड है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है, जो बात मैं शायद परसों जब बम्बई से लौट के आया, बॉम्बे से, तो अखिलेश जी के साथ एक बहुत छोटी सी हमारी बात हुई कि कसारा सर ने पूछा, तो मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद कुछ होने वाला है। दोनों लोग जो हैं, बीजेपी और एनसीपी, अजीत पवार, ये अपनी अपनी गोटियां खेल रहे हैं, और शायद चुनाव के बाद या तो ये उसको छोड़ देंगे या वो चला जाएगा। कुछ भी हो सकता है। तो वो अपना कोर वोट बैंक छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर वो, क्योंकि जैसे कि कहा अजीत पवार ने मेरे साथ इंटरव्यू में कि उनको साहू जी महाराज, प्रकाश अंबेडकर और ये जो उनका वोट बैंक है, इसकी उनको परवाह है। और ये वो दलित मुस्लिम वाला जो पीडीए वाला, अगर हम यूपी की भाषा में बात करें, तो ये वही वोट बैंक है। अगर अजीत पवार को उनकी चिंता है, अल्पसंख्यकों की चिंता है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है महाराष्ट्र में, और अधिकतर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं महाराष्ट्र की, उसमें
महायुति से एनसीपी लड़ रही है, अच्छा। उसमें शिवसेना और बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है। ये दो तो नाम ऐसे ही आ जाते हैं, एक तो स्वरा भास्कर के पतिदेव हाँ वहाँ पे भी है ना, हाँ, सही। नहीं पर वो दूसरी पार्टी से, दूसरी एनसीपी से वो हैं। तो शरद पवार के वाली बाद पार्टी एनसीपी से, है। हाँ। एक नवाब मलिक है, एक नवाब मलिक है, एक उनकी बेटी सना मलिक, ये दो नाम ऐसे ही आ जाते हैं। तो आप मुसलमानों के वोट लो, आप हिंदुओं के वोट लो, और बाद में दोनों जुड़ जाएंगे। मेरी चिंता जो है वो मूल तौर पर वोटरों के साथ है कि आप ऐसे में कैसे वोट करोगे। वही कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं कि भाई आप, एक आदमी आपका विरोध कर रहा है और आप आप जिस आदमी को वोट दे रहे हो वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, एग्जैक्टली तो आप जिता रहे हो ना उसको इनडायरेक्टली। एग्जैक्टली। तो ये महाराष्ट्र में क्या होने वाला है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए वोटर बहुत कंफ्यूज्ड है। और कंफ्यूजन जो है वो शोज में दिखाई दे रहा है, पब्लिक डिबेट जो हो रहे हैं ग्राउंड पे उतर के, हर चैनल के आप देखिएगा तो इतना एग्रेसिव वोटर दिखाई दे रहा है जो मैंने बिहार में देखा है। बिहार के असेंबली चुनावों में आप शो नहीं कर सकते हो बीच में खड़े होके, आप यूपी में कर सकते हो, बिहार में नहीं कर पाते हो। वही स्थिति इस बार महाराष्ट्र में है कि एक ही पार्टी, एक ही परिवार के दो भाई आपस में बटे हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो एग्रेशन, वो गुस्से, वो सवाल जवाब वैसे निकल कर आ रहे हैं। इसीलिए किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। तो अजीत पवार अपना वोट लेते रहे, योगी अपना वोट लेते रहे, जिसका भी आंकड़ा पार हो जाए। और मार्टिनेज का सर्वे तो आ ही गया है, हाँ, जो कह रहा है कि बीजेपी जीत रही है, महायुति जीत रही है, सबसे बड़ी पार्टी 165 के करीब। क्या नाम है एजेंसी का? मेट्राइज। अच्छा मैंने मार्टिनेज बोला, सॉरी। नहीं, मेट्राइज, सॉरी। अखिलेश सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि भाजपा केंद्र में भी सत्ता में है, राज्य में भी सत्ता में है, बावजूद उसकी कहीं पे भी विकास की बातें तो हो नहीं रही है। विकास की बातें तब हो रही जब ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस वाला गठबंधन है वो भाजपा विकास विरोधी है। शिवसेना जैसे खुलेआम कह रही है कि भाई वो आ गए तो विकास नहीं होगा महाराष्ट्र का, मुंबई का। लेकिन भाजपा के चुनाव में या भाजपा के भाषणों में या उनके सहयोगी भाषणों में विकास की बातें कम, लेकिन कटेंगे बटेंगे, साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, वोट करोगे तो जीते, ये ज़्यादा हो रहा है। जबकि आप सत्ता में हैं दोनों राज्यों में, केंद्र में भी और वहाँ पे भी। ये क्या लोकसभा चुनाव में हार, मतलब हार ही कहेंगे, महाराष्ट्र के हिसाब से हार है एक तरीके का, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी सीट नहीं मिल पाई उनको जितना उनको चाहिए था। वो बदला हुआ गियर है जो ये चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, एक तरीके का नया पॉलिटिक्स है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उससे सबक लेते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब जहाँ तक कि नारों की बात है, दो नारे, सबसे पहले जो बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ की ओर से आया, वो आज भी इस बात को दोहराते हैं लेकिन उसको पीएम मोदी ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो दोनों का भाव करीब करीब एक जैसा ही है, लेकिन भाषा एक ही चाहता है। हाँ, भाषा थोड़ी सी अलग अलग है, पर इसके पीछे सोच क्या है। देखिए, दो बातें हैं जो बीजेपी को झटका लगा लोकसभा चुनाव में। उसको ये समझ में आया कि जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई इंडिया गठबंधन की ओर से कि अगर बीजेपी अलायंस की 400 सीटें आ गई और बीजेपी की अपनी 300 सीटें आ गई, 350 सीटें आ गई, तो वो संविधान बदल देंगे और संविधान बदल करके आरक्षण समाप्त कर देंगे। ना तो कुछ ऐसा हुआ, ना तो उनकी उतनी सीटें आई और ना कुछ ऐसा होने वाला था। तो बीजेपी को लगता है कि ये जो एक मिसकंसेप्शन बनाया गया और दुष्प्रचार किया गया, उसका नुकसान उसको हुआ, खासतौर से महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, इन दो बड़े राज्यों में तो उनको नुकसान साफ तौर पर दिखाई दिया। और महाराष्ट्र में यही बात, आप जैसे सुमित अभी इंटरव्यू करके भी आया अजीत पवार का, और भी लोगों से अगर आप बात करेंगे तो ये बात कह रहे हैं महायुति के नेता कि हमें उससे नुकसान हुआ महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में, ये जो संविधान को लेकर के प्रचार किया गया। इसीलिए वो संविधान का मुद्दा भी उठाते हैं कि राहुल गांधी जो लाल किताब दिखा रहे हैं दरअसल उसके पन्ने तो खाली है। और ये जो बात होती है ना कि केवल एक ही मुद्दा बीजेपी उठा रही है, बाकी मुद्दों की बात नहीं होती। मुद्दे तो 50 होते हैं, क्योंकि 40 मिनट का भाषण होता है जनसभा में, तो 40 मिनट तक वो बटेंगे कटेंगे तो नहीं बोलेंगे, वो या एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो नहीं बोलेंगे। वो तो 40 मिनट 40 तरह की बातें करते हैं, अपनी सरकार के काम बताते हैं, कैसे सरकार के काम बताते हैं। लेकिन मीडिया में भी लोगों में चर्चा उन्हीं बातों की होती है जो ज़्यादा जूसी होते हैं, जूसी जो मुद्दे होते हैं उनकी चर्चा होती है। तो ये हम इसीलिए इसी पे चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे को चलाने के पीछे क्या कारण है? पहला तो ये था। दूसरा कारण उनको ये था कि जो बात खुल के कहने भी लगे महायुति के नेता, देवेंद्र फडणवीस हो या और भी लोग हैं, कहने लगे, उसको बोलते हैं वोट जिहाद। काफी वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो वोट जिहाद क्या है, वो उसका उदाहरण भी वो देते हैं कि देखिए लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने हमारे खिलाफ एकजुट होकर वोट किया। वो ये कहते हैं, धुले का उदाहरण देते हैं, धुले लोकसभा सीट का, जहाँ पर कि 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली और जो बाकी जितनी बढ़त थी वो तो मिली, लेकिन बाकी जो 2 जहाँ पर कि मुस्लिम बहुल मतदाता थे वहाँ से सारी बढ़त खत्म हो गई और वो हार गए और 4,000 4 या 4,500 वोट से वो धुले की सीट वो हार गए। तो उसका मलाल उनको है
और ये बात तो पहले तो अभी दबे छुपे शब्द में कहते थे, अब वो खुल के इस बात को कहने लगे। और ये जो नारे हैं दोनों, इनके पीछे भी यही सोच है कि अगर आप बटोगे, हिंदू वोट अगर बटेंगे तो फिर वो निपट जाएंगे, ये उनका कहने का मतलब है। और हिंदू वोट को बांटने की कोशिश उनके हिसाब से क्या हो रही है कि जो ये जातिगत जनगणना है, जातिगत जनगणना 1931 के बाद से तो हुई नहीं। हाँ इतने साल में 70 हुई एक बार और, लेकिन वो पब्लिश नहीं 50 साल हुआ तक तो कांग्रेस सरकार रही, तब तो जातिगत जनगणना हुई नहीं। जी। एक बार जो हुई है पिछली बार 2011 में, वो जातिगत जनगणना नहीं थी, वो सोशो इकोनॉमिक सर्वे था, हाँ एसईसीसी था। जी जी। उसमें भी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसको बना दिया गया, लाखों जातियां कर दी गई। उसको तो पढ़ ही नहीं पाया आदमी। भी नहीं हुआ, नहीं वो जारी भी नहीं हुआ 2011। वो जारी इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसको बना दिया गया। जातियां ज्यादा थी सर, 65 लाख इतनी तीन बताते हैं। साढ़े तीन हजार या 4,000 जातियां मोटे तौर पर गिनी गई थी भारत में, लेकिन जब ये एसईसीसी आया तो उसमें लाखों जातियां। सही बात है। तो आप कैसे जातियां आ गई, कैसे उनका क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण कैसे होगा, ये सारी चुनौतियां थी। यही बात सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कही भी गई। अब जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी जो बोलते हैं, हर मुद्दे का उनको लगता है कि हर देश की हर समस्या का एक ही हल है, वो है जातिगत जनगणना। तो बीजेपी ने उसी को मुद्दा बनाया है कि ये दरअसल समाज को बांटने की कोशिश है, हिंदू समाज को बांटने की कोशिश है। क्योंकि आप जब जाति को जाति के खिलाफ, क्योंकि वो बोलते हैं पहला कदम तो कि आप जाति की जनगणना कराइए, फिर दूसरा बोलते हैं कि इसकी जो सीलिंग है 50% की, इसको खत्म कीजिए। तो ये बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि ये करा करके, ये बोल करके, ये हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करना चाह रहे हैं। आप केवल हिंदुओं की जाति की बात क्यों करते हो? ये बात पीएम मोदी ने कही कि ये तो मुसलमानों की जातियां हैं। सही बात। पसमानदा समाज में आप चले जाइए, कितनी जातियां हैं, इसी तरह की जातियां जितनी हिंदुओं में होती है उसी तरह की जातियां मुसलमानों में भी है, तो उसकी बात क्यों नहीं होती? ये बीजेपी इसको एक मुद्दा बना रही है। तो ये दोनों कारण हैं। पहली बात तो जो वोट जिहाद की बात उन्होंने कही थी महाराष्ट्र में, जो उनको लगा कि हुआ भी है, और दूसरा ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, इन दोनों को काउंटर करने के लिए दो नारे आए हैं। एक नारा जो योगी आदित्यनाथ वाला था वो थोड़ा ज़्यादा आक्रामक दिखाई देता है, ज़्यादा तल्ख दिखाई देता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसमें ये भाव जाता है कि हम देश को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं, एकता का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए इसको ज़्यादा प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी किया जा रहा है, आज अखबार में छपा भी है। और ये इसीलिए ये बात हो रही है। लेकिन एक्चुअली इसके बावजूद भी जब प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, मैं कल ही की सभा सुन रहा था योगी जी की, यूपी में थे बाई इलेक्शन में, कल कम से कम 2-3 बार बोले वो, और उसी अंदाज में बोले। हालांकि एक है तो सेफ है भी बोले, लेकिन बटेंगे तो पब्लिक कह रही है कटेंगे, बटेंगे तो वो उसी टोन में चल रहे हैं। ऐसे मतलब पीएम के, मुझे लगा कि पीएम ने उसको मॉडिफाई कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, तो वो शायद उस लाइन से हट जाएंगे, पर योगी जी अपनी लाइन पे अभी भी बने हुए हैं। क्योंकि यूपी में उनको ज़्यादा ज़रूरत है उस नारे की, क्योंकि वो जो उपचुनाव वहाँ पर हो रहे हैं उनका काफ़ी कुछ दांव पर लगा है। तो मुझे लगता है इसीलिए इस नारे की शुरुआत भी वहीं से हुई थी, यूपी में उन्होंने इस नारे को सबसे पहले बोला था। हाँ, शुरुआत तो यहीं से हुई थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना, जो अखिलेश सर ने बोला ना कि जो वोट हैं, खासकर दलित वाले जो वोट हैं, जो एक तरीके से लोकसभा चुनाव में भी इंडिया ब्लॉक के पक्ष में चला गया, तो क्या इस नारे से वो कैसे उसकी काट ढूंढ रहे हैं? मुझे थोड़ा सा वो अगर आप समझा पाएँ कि दलित वोट जो थे और मुसलमान जो वोट थे वो इंडिया ब्लॉक के साथ चले गए, उनके नैरेटिव में आ गए कि भाई संविधान बदल जाएगा, तो ये नया नैरेटिव लेके आए, एक रहेंगे, तो ताकि हिंदू वोट का भी डिवाइड ना हो, वो कैसे इनके पक्ष में जाएगा? दूसरा, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में वो जातिवाद और धर्मवाद उतना है जितना बाकी राज्यों, खासकर यूपी की बात करें वहाँ पे वैसा है, या महाराष्ट्र भी उतने ही लाइन लेंथ पे है? देखिए, जाति और धर्म की राजनीति कमोबेश पूरे देश में है। कहीं पर जाति की प्रमुखता है, कहीं पर धर्म की प्रमुखता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एक जगह पर जाति ज़्यादा है, दूसरी जगह धर्म है। दलित की आपने बात की, तो दलितों को एक हैं तो सेफ हैं या कटोगे तो बटोगे, इस नारे से ज़्यादा बीजेपी जोड़ने का दूसरा तरीका अख्तियार करती है। वो कर रही है कि हम संविधान के सच्चे हिमायती हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि ये आएंगे तो संविधान आपका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। वो जानते हैं कि दलित वोट को अपनी तरफ लाने के लिए एक है तो सेफ है जैसे नारे या कटोगे तो बटोगे के नारे उतने महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। वैसे देखा जाए सैद्धांतिक तौर पे या आदर्शवादी स्थिति में, तो इस नारे में कोई बुराई आपको नहीं दिखेगी कि एक है तो सेफ है। ये बहुत अच्छा नारा है कि एक होना ही चाहिए, मगर किसको एक होना चाहिए? सही बात। अगर आप पूरे देश को एक रखने की बात करते हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर विभाजन होता है, चाहे किसी भी तरफ से हो, तब वो खतरनाक हो जाता है।
इस देश में सबसे अच्छा, अगर बहुत खूबसूरत कविता या शायरी अगर कोई है जो सबसे अच्छी लगती है, वो अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम सब पढ़ते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल का नाम जब आता है अब, तो हम सब के अंदर एक बेचैनी होती है कि इस देश पाकिस्तान के निर्माण के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने कदम उठाया उसमें से वो थे। सही बात। अच्छे शब्द अगर अच्छी नीयत से न बोले जाएं तो वो खतरा पैदा करते हैं। यही स्थिति नारों के साथ है, लेकिन खतरा किसको होगा? वो समाज को होगा। यहाँ सवाल समाज का नहीं है, यहाँ सवाल वोट का है। और जब वोट का सवाल है तो सभी लोग अब चुनाव को महाभारत के युद्ध की तरह लड़ते हैं। उसमें कोई ये नहीं देखता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। सारे लोग मिलकर किसी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मार देंगे, तो किसी द्रोणाचार्य को मारने के लिए अधर्म का सहारा लेंगे, और इसीलिए सभी लोग एक स्तर पर हैं। ये इनके चुनाव की जो तैयारियां हैं, या चुनाव के लिए जिस तरह का काम करते हैं, उसमें ये दिखता है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि क्या पूरे देश में जाति और धर्म की, जब असल मुद्दे की तरफ क्या है कि जब लोग वास्तविक मुद्दों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या उनका कोई हल नहीं मिलता है, तो वो धीरे धीरे इस तरह के मुद्दों में ही अपने लिए एक सुख ढूंढने लगते हैं। आज अखबारों में हमने पढ़ा कि IIT की फीस महंगी होने वाली है, ज़्यादा महंगी होने वाली। पहले से तो महंगी थी। 2011 में थोड़ा महंगा किया था मनमोहन सिंह ने, 2014 में आकर के बहुत ज़्यादा बढ़ा, उसके बाद बढ़ा, अब फिर बढ़ा। वही हाल IIM का भी है। लेकिन ये सवाल नहीं उठ सकता है, आप इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सरकारी नौकरियां खाली हैं, इस पर सवाल नहीं उठेगा। मैं आज पूर्णेंदु जी को रास्ते में आ रहा था, बता रहा था कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आप चले जाइए। मुझे कल अचानक भोर में 4 बजे जाना पड़ा। आप उस अस्पताल को देख करके सोचेंगे कि क्या ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण अस्पतालों में जो राजधानी में है, लेकिन वो सवाल नहीं उठेंगे। ये क्यों नहीं उठेंगे? वो सवाल उठाएंगे तो आपको उन लोगों पर सवाल उठाना होगा जो आपके लिए अच्छे अच्छे नारे देते हैं। लेकिन नारेबाजी में आनंद ये है कि सुनने में रस आता है, और उसके आधार पर आप वोटों को एकजुट कर सकते हैं। इसीलिए असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का ये अच्छा साधन भी है, और आपको इसमें कुछ नहीं लगता है। नहीं, दूसरा क्या, एक चीज बस आपको लगता है पब्लिक को फर्क भी नहीं पड़ता सड़क बन रही कि नहीं बन रही, स्कूल की फीस कैसी है, सरकारी स्कूल कैसा है, अस्पताल कैसा है, वोट जब रिसीव देना है तो पार्टी क्यों नहीं बात करे? देखिए, ये मुद्दे भावुक मुद्दे नहीं होते हैं। हर आदमी को अपने कौम, अपने अस्तित्व, अपने अतीत, अपनी परंपरा, अपने संस्कार, अपने मूल्य जो उसको एक पहचान देते हैं, उनसे वो जुड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि हमें लगता है कई बार कि हम सभ्यता के स्तर पर इतने विकसित नहीं हो पाए हैं कि हम उन सवालों पर बातचीत करें या उन सवालों पर जुड़ें। अगर हम उस स्थिति में होते तो शायद हमारे सवाल, हमारे चुनाव इस तरह से असल मुद्दों से कट कर नहीं होते। हालांकि चुनाव में ये मुद्दे काम करते हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, इसलिए काम करते हैं कि ये 5 किलो अनाज अगर 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, तो वो लाभार्थी जो एक बड़ा वर्ग बनाया गया है, तो इसलिए है कि उनके वोट मिलेंगे। हालांकि ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनने का बात करते हैं, उसी समय अगर 80 करोड़ लोगों को भरपेट खाना न मिल रहा, उन्हें अनाज देना जा रहा, तो ये विरोधाभास बहुत खतरनाक है। तो असल मुद्दे से पर लोग भी नहीं बात करना चाहते। लेकिन ये कोई हमारे देश की बात नहीं है, हर देश में। ट्रम्प अमेरिका में जाकर जब अमेरिकन फर्स्ट कहते हैं, तो सारे लोग भूल जाते हैं कि ट्रम्प उस देश का क्या हल करेंगे। यहाँ तक कि हम भारत के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि टैरिफ वो बढ़ाएंगे। हम बस इसी बात में खुश हो जाते हैं कि वो चीन को टाइट करेगा। चीन को जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही हम पे भी लगाएगा, लेकिन उससे नहीं। उसकी आंख फोड़ रहा है, हमारी क्या फूट रही है, हम उस बारे में। वही चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती हैं। बाबा, आप थोड़ा लेट हो गए। मैं आपसे सवाल ये पूछना था बाबा, एक कंट्रोवर्सी चल रही कांग्रेस की, कि कहा जा रहा है कि जो संविधान की प्रतियां बांटी गई वो अंदर से ब्लैंक थी, और कांग्रेस देखिए सिर्फ दिखावा करती है संविधान का। और वो भी हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर ही बांटी गई थी। और वहीं पे एक नारा भी चल रहा है कि कटेंगे तो पटेंगे, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन आया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसकी काट कुछ है कांग्रेस के पास?
नहीं, अब तो चुनाव जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, देखिए कांग्रेस ने 16 बागियों को निकाला है आज। जी, आज, ठीक है, एक डैमेज कंट्रोल करने की बात हो रही है। आपको मालूम है कि ये वाला इलेक्शन जो महाराष्ट्र का है वो इसके लिए याद किया जाएगा कि किस तरफ से किस गुट ने या किस धड़े ने अपने बागी को मैनेज किया है। सही बात। तो मैनेज नहीं हो पाए तो 16 लोगों को निकाल दिया गया। अब उससे कितना इम्पैक्ट होगा, उसका कितना असर होगा, क्योंकि वो चुनाव मैदान में हैं, अभी भी भले ही आपने उनको निकाल दिया। एक नंबर 1 है। दूसरी चीज़, स्थिति एक और है। पृथ्वीराज चौहान जो कि फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो है जो जितना सीट जीत के आएगा उसके बाद ही हम मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो वो एक मामला अभी भी फंसा हुआ है। और एक जानकारी ये भी है कि एक रैली होने वाली है जिसमें कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे सारे लोग इकट्ठे रहेंगे। वो थोड़े दिनों बाद होने वाली है, जो ठीक वोटिंग के 4-5 दिन पहले। उसमें कुछ आपको इंडिकेशन मिल सकता है कि सीएम कैंडिडेट को लेकर के अघाड़ी क्या करने वाला है। अब आप देखिए कि दोनों धड़ों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। जो इनहेरिट कॉन्ट्राडिक्शन है ना, आज ही आप बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने फिर से कह दिया कि नवाब मलिक जो है वो टेररिस्ट है। उनको अजीत पवार ने टिकट देकर के अच्छा नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब कि दोनों तरफ में जो है, जो स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए थी चुनाव के वक्त, इस ढंग के बयानबाजी से बचना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। ये अब देखना है कि इसमें से किसको ये सारी चीज़ें नुकसान कर जाएंगी। और आपने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो बचेंगे, तो ये सब नारा तो होता रहता है चुनाव के समय, क्योंकि वहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं। वहाँ पे समाजवादी भी है, वहाँ पे ओवैसी भी हैं, ए ओवैसी, ओ ओवैसी, वो भी एक होता है। एक चल रहा है, वो भी एक चल रहा है। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों गठबंधनों के बीच फाइट है, और अल्टीमेटली जो जितने अपने बागियों पर अपने लोगों को मैनेज कर पाएगा, शायद उनके लिए राह उतनी आसान होगी। बाबा, एक सवाल था कल आपने जो दूसरा कहा, दूसरी जानकारी दी कि बीजेपी के पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जिसके ज़्यादा विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर अब पहले इस जोर में लग जाएंगे कि दूसरे के विधायक अपने कम करो अपने, तो उस चक्कर में ये हो, ये दोनों तरफ हो सकता है। ऐसा खूब होता है, कांग्रेस के साथ खूब होता है। हरियाणा में तो हुआ कि बागी खड़े की एक दूसरे को निपटाने के लिए, फिर पार्टी ही नहीं बट गई। बाबा ये भी है कि जब मैं अजीत पवार से मिला परसों ना, पिछले हफ्ते, तो ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो ये महायुति में भी है। हालांकि मैं एकनाथ शिंदे के दफ्तर से आप सबके पास मैसेज आ रहे हैं कि सीएम ने ये कहा, सीएम ने वो कहा। जहां पीएम नाम ले रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की साम्राज्य में वक्त में ऐसा हुआ, उतनी क्लिप काट के उनकी जो टीम है वो भेज रही है ताकि आप उसको ट्वीट करें, उसको वायरल करें, उसको आगे बढ़ाएं। तो वहाँ भी ये चल रहा है, महायुति में भी ये चल रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो चाह रही है कि यही दोबारा बने। अजीत पवार ने परसों ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब सब जीत के आएंगे, सब बैठेंगे, तब तय होगा। मराठी चैनल ने काउंटर क्वेश्चन पूछा मेरे साथियों ने मेरे साथ बाद में कि स्ट्राइक रेट पे खेल होगा कि नंबर ऑफ एमएलए पे खेल होगा। तो उन्होंने कहा कि ये भी बाद में तय होगा, ये फॉर्मूला भी जब सब हम तीनों लोग इकट्ठे बैठेंगे तब तय होगा। तो अगर पृथ्वीराज चौहान महाअघाड़ी के लिए कह रहे हैं तो महायुति में भी ये खेल होने वाला है। शुरू में ये ज़रूर कहा गया था कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, और बीजेपी के मोर्चे से कहा गया था, अमित शाह और मोदी, हाँ। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया परसों। देवेंद्र फडणवीस की टीम ने वो ट्वीट बढ़ाई, क्लिप लगाई कि अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस का नाम ले लिया। तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं कि वन अपमैनशिप दोनों तरफ से। तो कन्फ्यूजन रहता नेताओं के मन में भी, उनको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। एक अखिलेश जी से मेरा सवाल था कि चूंकि इन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस का नाम अमित शाह, तो मुझे याद आया उसी से कि कुछ समय पहले 10 दिन या 12 दिन, ठीक याद नहीं तारीख, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि बैठक जो हुई एकनाथ शिंदे और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस इन लोगों की, तो उसमें अमित शाह ने कहा कि भाई बीजेपी ने बहुत त्याग किया है, बड़ा दल होकर के इस्तीफा दी। मुझे नहीं मालूम ये सही है ना, मैं अखबार में पढ़े हुए की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ये किया है, त्याग किया है, छोटे दल को राज्य में सौंपा, तो हमने बहुत त्याग किया, अब दूसरों को त्याग करने की बारी है। और मैं इसको दूसरे लाइन से जोड़ रहा हूँ कि अभी जो अमित शाह ने कहा वो तो है ही, बीच में देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि बीजेपी
बहुमत तो नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगा बीजेपी को, लेकिन बीजेपी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरेगी और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। तो बीजेपी सरकार बनाएगी तो बीजेपी का चेहरा होगा, क्या लगता है, या फिर वहाँ भी यही अभी तोल मोल के बोल टाइप का है? नहीं, अभी तो देखिए स्पष्टता नहीं है, लेकिन हाँ इंडिकेशन बीच में ज़रूर मिले थे कि जो भी प्रेजेंट सेटअप है वही कंटिन्यू करेगा चुनाव में अगर सरकार बनती है तो। लेकिन दो बयान, जिसमें एक तो सुमित ने जिक्र किया और दूसरा अभी जो कल मैनिफेस्टो जारी किया है बीजेपी का, उसमें भी अमित शाह से ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव के बाद सब बैठ करके तय करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर सहमति यही थी कि जो अभी प्रेजेंट सेटअप चल रहा है उसी को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर के एक चर्चा बीच में जोर पकड़ी थी, वो थी कि उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया सकता है। तो ये दोनों ही बातें इसलिए चली थी, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन फैला। लेकिन जो बात उनकी है कि बीजेपी अपने बूते तो सरकार नहीं बनाएगी लेकिन सहयोगियों के साथ सरकार बनाएगी, वो हकीकत है। वो इसलिए हकीकत है क्योंकि बीजेपी सीटें कितनी लड़ रही है, सबसे ज़्यादा सीटें तो बीजेपी लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है। वो उसमें तो कोई मैंने अगर मगर है ही नहीं। मेरा ये कहना है कि सहयोगियों के बल पर सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री कौन? अब देखिए पिछली बार 2019 में क्या हुआ था। 2019 में बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था। बीजेपी 105 सीटें जीत करके आई थी और सबसे बड़े गठबंधन के सहयोगी तौर पर बीजेपी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी वही थी। लेकिन अलायंस क्यों टूटा? शिवसेना ऐसी बात पर तोड़ के गई कि उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बना रहे हैं। फिर बाद में दिलचस्प बात आप देखिए कि फिर एकनाथ शिंदे, जो कि अपने 55 एमएलए तोड़ करके लाए शिवसेना से, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब तक सारे दूर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुरा रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर अनाउंसमेंट होता है, खुद देवेंद्र फडणवीस करते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। तो वो उससे बड़ा पॉलिटिकल बॉम्बशेल हाल फिलहाल के दिनों में तो कोई देखने को नहीं मिला। तो एकनाथ शिंदे उस समझौते के तहत ही मुख्यमंत्री बने थे। बाद में आप जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने की बात थी, वो लेने से इनकार कर रहे थे। फिर यहाँ पे जेपी नड्डा को स्टेटमेंट देना पड़ा, एनआई पे बाइट देना पड़ा, बोलना पड़ा कि आप, हमने कहा है, उनको निर्देश दिया कि वो उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बीजेपी जानती है कि देवेंद्र फडणवीस का उस सरकार में रहना कितना ज़रूरी था। अब जबकि ये हो रहा है और एकनाथ शिंदे को जो विश्वास है इसी बात को लेकर है कि जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें स्ट्राइक रेट वो सबसे ज़्यादा रहा है, तो वो शिवसेना का रहा। तो उसी बूते वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पॉपुलैरिटी ली है, योजनाएं अगर चलाई हैं, ज़मीन पर पहुंचाया है, तो वो एकनाथ शिंदे ने पहुंचाया है। तो इसलिए ये दोनों को लेकर के बातचीत कहीं ना कहीं अंदर तो है, लेकिन ना तो अभी तक बीजेपी इस पर स्पष्ट तौर पर कुछ कह रही है, ना एकनाथ शिंदे कुछ कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये चुनाव के बाद मामला बनेगा अगर सरकार बनती है। पहली बात, दो अगर है इसमें। पहली बात तो कि अगर सरकार बनती है, और दूसरा अगर ये है कि डबल अगर ये आता है इसमें कि सीटें किसकी ज़्यादा होती हैं। लेकिन तीसरा अगर ये है कि इसमें अगर बीजेपी की सीटें ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जिसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि 148 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। 148 पे तो अपने उम्मीदवार हैं, बाकी 17 उन्होंने दाएँ बाएँ भी खड़े किए हैं, तो 165 बीजेपी का उम्मीदवार हो जाते हैं। तो उसमें स्ट्राइक रेट तो आप देख के, तो उसी का होने की ज़्यादा संभावना है अगर मान लीजिए उनके पक्ष में परिणाम आते हैं। फिर अगर तो फिर ऐसे में ऐसा लगता है कि जो मौजूदा व्यवस्था अगर ये कंटिन्यू भी करे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। लेकिन सवाल यही है ना कि कब तक कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन के रहेगा। इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, जो बात मैंने सुमित को उस दिन कही थी कि मुझे लगता है कि चुनाव, वो बात सुमित ने कोट नहीं किया, लेकिन मैं भी बोल देता हूँ कि क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि चुनाव, एक चुनाव तो अभी चुनाव में हो रहा है, एक चुनाव जो चुनाव परिणाम आने के बाद भी हो सकता है। अगर के बाद ये भी है 3 ही दिन बचे हैं, 2 दिन सर, 2 या 1 2 23 हाँ 26 तक है, 24 25 26 2-3 दिन ही बचेंगे, उसमें ज़्यादा समय रहेगा नहीं। अजीत पवार ने उस दिन बता, मैंने भी यही पूछा उनसे कि कैसे 3 दिन में बन जाएगी, असेंबली को तो हंगा रही है। तो बोले 23 तारीख को नतीजे आएंगे, 24 तारीख को नहीं, 24 तारीख को सब मुंबई पहुंच जाएंगे, 24 तारीख की रात को बैठक होगी, 25 की सुबह राज्यपाल के पास हम जाएंगे, हम क्लेम करेंगे, 25 की शाम को हम शपथ ले लेंगे, 26 की सुबह हम शपथ ले लेंगे। उन्होंने अपना प्लान भी पूरा बता दिया। पुण्येंदु जी, नहीं, मैं यही कह रहा था कि आप लोग काफ़ी देर से बोल रहे थे, तो मैं इंतज़ार कर रहा था, सुन रहा था और मन ही मन अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। तो बात यह है कि राजनीति में इंतज़ार करना होता है कई बार, जैसे बात हो रही है 23 और 26 की मैं बात हो आपसे रही एक बात पूछना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, तो क्या जो ये सहयोगी हैं शिवसेना और एनसीपी और इधर एसएसयूबीटी और एनसीपी एसपी, इनमें से कौन स्विच कर सकता है, किसके साथ जा सकता है? मैं उसी पे आ रहा था, जो इंतज़ार वर्ड मैंने उसका यूज़ किया, वो धैर्य। तो पिक्चर अभी बाकी है महाराष्ट्र की, और अभी से कहना बड़ा मुश्किल है।
असली पिक्चर होगी 23 तारीख के बाद, क्योंकि आप देखिए ये हाँ वो तो रिजल्ट आप आएगा ये उस चुनाव अपने आप में बहुत मजेदार है। और सब देखें, अगर नैतिक रूप से देखें तो ज़बानी जमा खर्च वाला, चाहे वो बटेंगे कटेंगे या दूसरी बातें जो हो रही हैं, क्योंकि अगर नैतिकता की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पवार, जो जूनियर पवार ने, अजीत पवार ने उनको, नवाब मलिक को टिकट दिया, क्या आज की तारीख में बाबा कांग्रेस के अंदर भी इतना साहस है कि एक आदमी जिसके ऊपर इतने आरोप हो, ऐसे इस माहौल में जहां इतना पोलराइज इलेक्शन हो, आप आखिरी मौके पर जाके टिकट देंगे? क्योंकि चुनाव पलट जाएगा, बीजेपी उसको इतना बड़ा मुद्दा बना। अब बीजेपी भले ही चाहे, देखिए आप देखिए किरीट सोमैया जैसे नेता भले उनको आतंकवादी बोल दे, वो बोल दे, लेकिन क्या खुलेआम अजीत पवार के लिए कुछ कहा जा रहा है? अगर कांग्रेस, अगर नवाब मलिक पाला बदल लेते और कांग्रेस उनको टिकट दे देती या एनसीपी शरद पवार टिकट देती, तो क्या स्थिति होती? क्या उस तरह से आक्रामक जबान में आप अजीत पवार के खिलाफ कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आप उनको साथ लेना पड़ता है, वो है महायुति के पार्टनर। हम जो 23 तारीख को दिखाएंगे रिजल्ट, वो महायुति के, उसमें उनकी सीटें में शामिल होंगी। और उन्होंने ऐसा क्यों किया ये जानते हुए भी। हाँ बिल्कुल, आप बोलते रहिए, आपने नवाब मलिक की बात कही, हम तो कह रहे हैं कि अजीत पवार ही इधर होते तो क्या कहा जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने, लेकिन यहाँ मामला धर्म और एक चीज जोड़ देता हूँ कि नवाब मलिक बार बार एक बात कहते हैं कि देख लीजिए, बिना अजीत पवार के कोई भी सरकार, कोट अनकोट कोई भी सरकार यहाँ बन सकती है। जो भी सरकार बनेगी उसमें अजीत पवार रहेंगे। तो अब कौन सी सरकार बनेगी मालूम बाबा, नहीं। पिछले जो 3 सालों का अगर महाराष्ट्र का घटनाक्रम है तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में जो बोला जाता है ना, कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र ने उसको साबित करके दिखाया है कि रात में सरकार किसी और की बनी, सुबह कुछ और बन गई, फिर वो दो पार्टियों के टुकड़े हो गए, वो 4 दल से अब 6 दल चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो सब पूरा मामला है। आप ये देखिए, जो मनसे की एक सीट जो अमित ठाकरे माहिम से लड़ रहे हैं, बीजेपी ने वहाँ शिवसेना को न करके उनको टिकट दिया है। मुस्लिम कैंडिडेट्स की बात करें तो जो है बीजेपी ने सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दी, लेकिन बाकी सब ने किसी न किसी, अजीत का भी है, 1 या 2 या 5, 4, 5, 8, 10 जो भी दिया है, लोगों ने दिया है। अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे तो है ही है, क्योंकि अजीत पवार कहीं ना कहीं आपकी आइडियोलॉजी से तो मैच नहीं करते। और अजीत पवार के खुल के खेलने की वजह क्या है? वजह यही है कि लोकसभा में उन्होंने देख लिया कि उनको बहुत फायदा नहीं मिला। उनको पता है वो जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के वोट थे वो उनको ठीक से ट्रांसफर नहीं हुए, वैसे वरना इतना बुरा प्रदर्शन नहीं होता। तो अब वो अपने कोर वोट की तरफ चल रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कोर वोट ही हमारा साथ देगा, उसको मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने जो लास्ट मोमेंट पे जो सिक्सर मारा है नवाब मलिक को उतार के, वो वही मैसेज दिया है। और अभी भी मुझे लगता है मोटा मोटा अपने जो उनके लॉयल और जो सेकुलर वोट हैं, क्योंकि जिस तरह की बात करें, उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये बटेंगे कटेंगे बयान यहाँ नहीं चलेगा, यूपी में चलता होगा, झारखंड में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। मतलब साफ साफ वो योगी जी को संदेश दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में आइए तो अपनी जबान जो है महाराष्ट्र के हिसाब से यूज़ करिए। लेकिन योगी जी नहीं बदलेंगे, योगी जी को तो अपने बीजेपी के हिसाब से बोलना है, अजीत पवार अपनी भाषा बोल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार इलेक्शन है, मज़ा आ रहा है इस चुनाव में, इस चर्चा में मज़ा आ रहा है। और हमें रोज कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी। का जवाब दीजिए कि केस जितने अजीत पवार के सब सेट हो गए हैं कि अभी चल रहे हैं? सेट हो गए हैं। अब एक आध मौका ये पूछा इंटरव्यू में, उन्होंने खुद ने कहा कि तमाम डिपार्टमेंट्स से सीबीआई, ईडी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सब जगह से निकल गया, लेकिन अभी भी 1-2 जगह पे मामला चल रहा है सिंचाई घोटाले वाला। मैंने सबसे प्रमुख सिंचाई घोटाला वही मैंने उनसे सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपका नाम आया सिंचाई घोटाले में, 40-42 हज़ार करोड़ का घपला किया। बोलते नहीं 70,000 करोड़ बोलिए, 40-42 नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा अमाउंट था। खुद बोले 70,000 करोड़ बोलिए, आप छोटा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने 40-42 हज़ार करोड़ पढ़ा था, मेरे तो 40 हो या 70 रुपये लगे, दोनों ही बराबर है, घोटाला है। तो बोले लेकिन साबित नहीं हुआ है कहीं अभी। अगर सवाल तो सुन लीजिए मेरा। तो बोले क्या, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपकी अगर पॉलिटिकल छवि किसी ने ख़राब की, तो अगर एक व्यक्ति को आपको चुनना पड़े कि इसकी वजह से मेरी इमेज ख़राब हुई, तो वो कौन व्यक्ति है, किसका नाम लेंगे आप? तो चुप हो गए, पॉज। फिर मैंने कहा मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपकी सरकार थी, आर पाटिल होम मिनिस्टर थे, आपकी अपनी पार्टी के नेता, उन्होंने आप पे इंक्वायरी बिठाई थी, और उस कमीशन की रिपोर्ट में सिंचाई घोटाला सामने आया जिस पर आपके FIR हुई। तो सख्ते में आए, बोले, चला गया, दोस्त था मेरा, छोड़ दो इस सवाल को, आगे मत लो। नहीं तो क्या पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको क्या लगा, क्या जो नवाब मलिक बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी में यदि डंडा मारोगे तो पानी नहीं बढ़ जाता है, पवार एक है, क्या आपको लगा कि उसके इंटरव्यू के दौरान कि अजीत पवार और शरद पवार कल को यदि कोई संभावना होती है एक साथ आ सकते हैं? बाबा, दोनों पवार एक साथ आएंगे, चाचा भतीजे, ये तो मैं नहीं कह सकता कि दोनों के बीच की आपस की बात है, पर ये मुझे ज़रूर लगा, ये मेरी फीलिंग है, उन्होंने कहा नहीं
कि बीजेपी के साथ वो दो दो हाथ करने के मूड में है इस बार अजीत पवार। उनके नीचे दबने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से नवाब मलिक को वोट दिया, नवाब मलिक के लिए उन्होंने सबसे बड़ा आंसर जो था उस इंटरव्यू में नवाब मलिक के वक्त पे दिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया कि नवाब मलिक कैसे, मैं उनको 35 साल से जानता हूं और कैसे उन पर कोई दाग नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं वो साबित करके तो दिखाएं। और ये मतलब बस इतना ही नहीं कहा कि आपकी तो सरकार है, आप साबित कर दो। यही नहीं कहा बस उन्होंने कि आप ही ने इनको पकड़ा था, आप साबित कर दो, बस इतना ही नहीं कहा। लेकिन भाव वही था कि आप साबित तो कर दो। तो वो पूरी तरीके से उनके साथ खड़े थे। एक जो सीएम वाली हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की कि आपने जो सवाल पूछा पाला बदल, उसको लेके बात ये हो रही है कि जैसे तमाम बयान आ रहे हैं कि जिसकी ज़्यादा संख्या होगी सीएम उसी का होगा। अगर इस फॉर्मूले पे वो करें तो क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे को बीजेपी का साथ छोड़ना चाहिए था? नहीं, क्योंकि बीजेपी की तो 105 सीटें थी, शिवसेना उस समय उद्धव ठाकरे की 63 सीटें थी, तो काफ़ी गैप था। लेकिन सीएम बनने के सवाल पे उन्होंने छोड़ दिया। क्या इसी सवाल पे क्या वो इनके साथ मान जाएंगे, शरद पवार या जो कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे? अगर उनकी सीटें मान लीजिए कांग्रेस या एनसीपी से कम हो जाती है, क्योंकि वो तो यही कहेंगे भाई जब हमने उनका साथ छोड़ दिया। और कल को क्या पता कि बीजेपी ऑफर कर दे उनको कि ठीक है वो लोग नहीं बना रहे, हम बनाएंगे, आप बन जाइए सीएम, फिर से हम पुरानी दोस्ती बरकरार करते हैं। खेल पलट सकता है। महाराष्ट्र में ये चर्चा बहुत जोरों पर है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है और अगर ऐसा कोई जोड़ बनता है जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी को जोड़ के महायुति की सरकार बन सकती है, तो उद्धव ठाकरे वापस उस तरफ जा सकते हैं। ये चर्चा है और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर मुख्यमंत्री बनाए बीजेपी तो ये भी पॉसिबिलिटी महाराष्ट्र में चर्चा है। मैंने कई चीजें सुना नेताओं से, पत्रकारों के बीच में। इन दोनों में से एक सवाल, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बाबा चल मान रहा है। लीजिए इन दोनों गठबंधन में से किसी एक को साधारण बहुमत मिला, अगर प्रचंड मिले तब की तो बात अलग है। अगर साधारण बहुमत मिला साधारण ही तो मिलेगा। मैं कहता हूं कि वो जो साधारण होगा वो शॉर्ट टर्म बहुमत होगा, बाद में वो खेल पलटेगा और वो जो असली बहुमत वो कहीं और साबित होगा। नहीं तो फिर से हम लोग करेंगे इलेक्शन कैफे। हमारा इलेक्शन कैफे चलता रहेगा। तो आज की चर्चा ही खत्म करते देश हैं। में अगर एक देश एक चुनाव हो गया तो इलेक्शन कैफे का क्या होगा? ऐसे तो पॉलिटिक्स का भी दिक्कत हो जाएगी फिर। खैर, दर्शकों से एक अपील है कि प्लीज़ इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने लोगों, अपने परिवारजनों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारे जो ये विचार हैं इतने अच्छे वो भी पहुंच पाए। लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें सुझाव दें, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ ज़रूर बताएं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।